Hello dear students, this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we are starting our new topic Ohm's law. अब बेटा क्या है ये, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। मतलब ये मान लीजिए आप लोग कि सब कुछ इसी चैप्टर इस चैप्टर के अंदर मोस्टली इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा क्या सेटअप है इसके बारे में। ओम्स लॉ से मतलब क्या है, देखो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करो। फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर के लिए, व्हेन its physical quantity, for example क्या होती है physical quantity, just like temperature, ठीक है ना। temperature, pressure, humidity ये physical quantities होती हैं, ठीक है ना। for any conductor when its physical quantity are not changed, चलो एक टेम्परेचर के लिए बात करते हैं, इज नॉट चेंज। किसी भी कंडक्टर के लिए जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, देन तब अब ओम्स लॉ की डेफिनेशन आएगी। देखो, करंट फ्लो the strength of current flow through the conductor, the strength of current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। कोई हेडिक मत लो, अभी सब कुछ क्लियर करते हैं क्या है। सबसे पहले एक काम करो, इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लो पहले, तब मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज है। एक बार फटाफट से इसको नोट करो। ओके, क्या कह रहा है, मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है, कोई भी एक क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कॉपर, क्या है, कॉपर वायर है कोई भी, ठीक है ना। फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए जब इसका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होता है, क्या होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आगे भी आप कितना भी करंट दो इसमें, आगे भी उसका टेम्परेचर कितना रहे, 12 डिग्री सेल्सियस अगर रह रहा है, ठीक है ना। तो उस केस के लिए हम लोग देखेंगे बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। फॉर एग्जांपल आपने इसको क्या किया बेटा, एक सेल से कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो होगा, ठीक है। तो मानो कितना करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन आप लोग जानते हो आई थिंक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है बेटा, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, अब मान लिया वो पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का वोल्टेज जो है वो कितना है, V है। जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। सो पहले इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा से आइडेंटिफाई करो। for any conductor when its physical quantity for example temperature is not changed, ये change नहीं होता है, then
द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इसमें जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। सो व्हाट इज लेट मी कंसीडर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V, then I is directly proportional to V. So यही पूरा प्रोसेस होता है, वही क्या होता है आपका ओम्स लॉ का प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट करो, फिर और आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ओके, तो सेटअप क्या बना हमारे पास में, I is directly proportional to V, ठीक है ना। अच्छा, ये भी सेटअप सही है आप लोगों का, इसको एक वे में और भी लिख दो आप भले, अगर ये I is directly proportional to V लिखा है तो V is directly proportional to I, ओके। अब आपको 9th क्लास में आप लोगों ने या प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है हमें। कांस्टेंट जो है वो इसके साथ में, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इसके साथ में कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो होगा बेटा R इंटू आई। तो R क्या है यहाँ पर, सबसे मेन चीज बात है, व्हाट इज द R? R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R का क्या नाम होता है बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से R की अगर वैल्यू मैं निकालूं तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ऑब्वियसली बात है V अपॉन आई। तो यहाँ से आप लोगों को एक डेफिनेशन मिल रहा होगा, ध्यान से देखो कि अगर इस सेटअप में अगर देखें हम लोग, ठीक है, अगर मैं अमाउंट ऑफ वोल्टेज फिक्स कर दूं, V की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, अगर फिक्स कर दूं, कोई चेंज नहीं हो रहा है V की वैल्यू में, ठीक है ना। अब सोचो जरा गौर से, इसको आपने फिक्स कर दिया, कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट V है हमारे पास में 4 वोल्ट, ठीक है ना, और R है मेरे पास में 2, R का जो, चलो R के बारे में अभी और बताऊंगा मैं, मान लो अभी समझ लो R क्या है मेरे पास में 2 ओम। तो यहाँ से जरा निकालो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा R है 2 ओम, दिस इज 4 अपॉन I, तो I क्या हो जाएगा 4/2, दिस इज 2 एम्पियर। अब जरा एक चीज नोट करो, अगर मैं अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसको तो मैं फिक्स रख रहा हूं, इसको मैं क्या कर दूं बेटा, फिक्स रख दूं, और R की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूं, R की वैल्यू को क्या करूं मैं, अगर इंक्रीज करूं, मान लो 2 की जगह मैं 3 कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, 2 की जगह 3 कर लेता हूं। तो अगर यहाँ 3 होगा तो ऑब्वियसली बात है 4/3 जो होगा वो 2 से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी पहले I कितना था 2 एम्पियर था, अब I कितना हो जाएगा, देखो 1.33 की लमसम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पहले 2 एम्पियर था, अब 1.33 एम्पियर हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने R की वैल्यू को क्या किया, बढ़ाया, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप R की वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे जैसे R की वैल्यू को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो जो होगा वो क्या होता चलेगा बेटा, डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को एक तरीका होता है समझने का, रेजिस्टेंस को एक तरीके से समझते हैं, रेजिस्टेंस की फुल फॉर्म होती है, एक तरह से कर सकते हैं, रेजिस्ट द करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बोल देते हैं, रेजिस्टेंट भी बोल देते हैं उसको। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो करंट को क्या करे, रेजिस्ट करे, या करंट को क्या करे, अपोज करे। ऑब्वियसली बात है करंट को अपोज ही तो कर रहे हैं, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो I की वैल्यू क्या हो रही है, डाउनवर्ड कंडीशन में जा रही है। तो इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ करंट, अगर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो, R की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हो तो I की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रही है बेटा, डाउनवर्ड कंडीशन में जा रही है, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझो गौर से, तो फॉर्मेशन दोबारा से एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को कि, तो V इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास में I R इंटू आई, या आई आर मान लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला होता है यही फाइनल फॉर्मूला होता है किसका, ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा था, यही मेन वाला फॉर्मूला तो यही था हमारे पास में, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था तो R आया था मेरे पास में। अच्छा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसका मतलब अगर आप I की वैल्यू को चेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है V चेंज होगा, या V की वैल्यू को चेंज करोगे तो I चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पर, ओम्स लॉ पर, फॉर एग्जांपल जनरली क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है ना।
आप कुछ भी डेफिनेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, अगर आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं बनाया है तो ये मानो आधा मार्क्स आप लोगों का चला जाएगा। फिक्स है बेटा। तो वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आर कैसा है, अगर आर की वैल्यू अगर मैंने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है, तो वी और आई के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आएगा। तो ध्यान रखो ये ग्राफ, इसको वी आई कर्व भी बोलते हैं, वी आई। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है ना। और इन्हीं के बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत कुछ डिपेंडेंसी निकल के आएगी, उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। इसको नोट डाउन करो। ओके, चलो अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट है, क्या कह रहा है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या था हमारे पास में, V इज इक्वल टू आई आर। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आई। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। तो बस उसी को डिफाइन किया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास में, टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट, टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। तो हम लोगों ने केवल इसी ये जो फॉर्मूला है इसी को इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना। तो अभी समझो सबसे पहले इसका सिंबल, ध्यान रखो कि हम लोग आगे, अभी ये बेसिक चल रहा है जनरली, अब आगे थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा इसका, तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अब, ठीक है ना। तो सर्किट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सिंबल बिल्कुल दिमाग में रखो अच्छे से। ये मान लो ये सिंबल ही है इस चैप्टर के अंदर, जो सारे क्वेश्चंस इसी सिंबल के ऊपर बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सिंबल जो होता है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है ये आपको मिलेगा किसके लिए बेटा, रेजिस्टेंस के लिए। तो ध्यान रखना, ये ऐसा कहीं सिंबल दिख जाए इसका मतलब वहां पर क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। देखो मान लो कि ये कोई एक वायर है, यानी कोई रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर। और उसके दोनों एंड्स पर मैंने लिखा ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, मान लो ये VA हो गया, आपको याद हो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो दो पॉइंट्स के बीच में होता था, तो इसका मतलब ये VA माइनस VB हो सकता है आराम से। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V, ठीक है ना। तो वो वैल्यू मैंने क्या ली हुई है यहाँ पर, V ली हुई है। और अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, I फ्लो हो रहा है। तो इस सेटअप के लिए अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V अपॉन I। ओके, तो ये चीज अच्छे से नोट करो। अच्छा देखें, अभी नोट करो फटाफट से। ओके, अब बात आती है बेटा यूनिट के लिए, क्या इसकी यूनिट क्या होगी। देखो मैंने बताया था ना, जब स्टार्ट किया था फिजिक्स पढ़ाना, तो मैंने बताया था कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, किसका, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ओम मतलब जो ओम्स लॉ है उसी पर डिपेंडेंट है इसका यूनिट, ओम। बट आप कहीं पर भी लिखोगे तो ओम नहीं लिखोगे, इसका इस ओम का एक साइन होता है, तो वो साइन ध्यान रखना, ये, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ कहीं कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, तो ऐसा नहीं लिखोगे इसको 4 ओम, नो। कैसे लिखोगे, 4 ओम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्या है ये कोई रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम। या फिर जैसे कोई और ले लिया, मान लो ये है 3 ओम, तो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, बट क्या है 3 ओम, यानी ओम लग गया, तो उसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, चलिए। अच्छा, अब यहां से ही हम लोग कुछ एक पॉइंट और आइडेंटिफाई करते हैं, पहले नोट डाउन करो इस चीज को। ओके, चलो एक क्वेश्चन उसको देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में 1 वोल्ट को डिफाइन किया था ना, ऐसी हम लोग एक क्वेश्चन है 1 ओम को डिफाइन करेंगे। किसको बेटा, 1 ओम, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग ओम्स लॉ से ही डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या निकलवा रहा है, 1 ओम निकलवा रहा है, तो ओम किसकी यूनिट होती है, आर की यूनिट होती है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई। आर की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई। अब देखो ये 1 ओम है, ठीक है ना, तो
ये 1 ओम कब होगा? जब ये दोनों वैल्यू भी यूनिटरी हो, ऑब्वियसली बात है, या फिर ये दोनों वैल्यू भी इक्वल कंडीशन में हो। तो इक्वल कंडीशन की वजह से हम लोग इसको यूनिटरी मान लेते हैं कि ये वैल्यू 1 ओम कब हो सकती है? जब ये जो V है इसकी वैल्यू भी क्या हो, अप्रोक्स 1 वोल्ट, और ये भी मान लो, ये इसको भी क्या ले लिया मैंने, 1 एम्पियर। ये जो सेटअप होगा तो इसी की वजह से ये 1 ओम आइडेंटिफाई में आएगा, ठीक है ना भाई। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये डिवाइडिंग कंडीशन हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, 1 रहेगी। तो बस इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। एक कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कब हो सकता है? इफ, यदि a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flow through it। कोई भी एक कंडक्टर है, वहां से कितना करंट फ्लो हो बेटा? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो। when a potential difference of 1 वोल्ट, जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी कितना रहे? 1 वोल्ट रहे। when a potential difference of 1 volt applied across the एंड इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहे? 1 वोल्ट रहे। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में? 1 ओम आइडेंटिफाई में आएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा सेटअप जो रहता है वो हमारे पास में किसके लिए रहता है? जनरली 1 ओम के लिए आइडेंटिफाई में आता है। ओके, चलो इसको नोट करो अच्छे से, और पूरा का पूरा सेटअप आइडेंटिफाई में। ओके ओके, सो अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। बोले सर ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? समझो, गौर से अच्छे से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान करो, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कंडक्टर के बारे में बताया था तुम लोगों को। किसके बारे में? कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसी को रिकॉल करते हैं पहले। मान लो ये मेरे पास में कोई भी कंडक्टर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्जेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए, क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन्स मान लिए कि ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑलवेज कैसी कंडीशन में होते हैं? मूविंग कंडीशन में होते हैं, ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन। मतलब वो एक जगह बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसको, कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, अभी कोई भी बैटरी नहीं, नो बैटरी, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने कि यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, मान लो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल है। तो इनको ऐसे नॉर्मली वे में बना लेते हैं। ओके, ये मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब यहां कहीं पर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये खुद तो जंप करके बाहर जा नहीं सकते। मान लो ये मैंने कर दिया कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ ना कोई वायर कनेक्टेड है, ना कोई बैटरी कनेक्टेड है, केवल ये कंडक्टर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, अब ये तो है नहीं कि ये खुद यहाँ से बाहर निकल के कहीं भाग जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब ये कंडक्टर इसी के अंदर है, तो अब इसकी इसी के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि ये हमेशा मूविंग कंडीशन में रहेंगे, ये अपनी कंडीशन पे स्टेबल तो रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव करेगा। मान लो ये इधर मूव कर रहा है, 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 ये इधर मूव कर रहा है। तो इस तरह का एक मोशन होता है, ठीक है ना। और इस तरह का जो मोशन जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है ना। अब ये रैंडम मोशन किसकी वजह से होता है? ध्यान से देखो, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, थर्मल एजिटेशन। क्या होता है ये? थर्मल एजिटेशन। तो अब ये थर्मल एजिटेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। अभी ये कंडक्टर किसी ना किसी रूम में रखा हुआ, नॉर्मली बात है, मान लो ये मैं इस रूम में हूं, तो ऑब्वियसली बात है इस रूम में ये कंडक्टर रखा हुआ होगा, तो इस रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर से या उस गर्मी से ऑब्वियसली बात है कि इस ये जो कंडक्टर, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूविंग कंडीशन में आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। जो टेम्परेचर से जो एनर्जी बनती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो
इस तरह का जो मोशन होता है उसको उस किसकी वजह से होता है वो जनरली बेटा, थर्मल एजिटेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। अब ये तो रैंडम मोशन हुआ, अब उसके बाद में जब मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया, इस ये जो कंडक्टर है इसको मैंने एक बैटरी के साथ मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। अब कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, देखो यहां ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या होंगे भाई, देखो ये पॉजिटिव साइड है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो पोर्शन हो गया पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये नेगेटिव पोर्शन हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव और ये, तो ये तो इसको क्या करने लगेगा, रिपेल, भाई ये भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में तो क्या होने लगेगा, रिपल्शन। और मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ये इलेक्ट्रॉन डाल दिया और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो इसको रिपेल करेगा, मतलब ये तो इसको इधर धक्का मारेगा और ये इसको इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। देखो थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। मेरे पास में ये कंडक्टर था, ठीक है, कंडक्टर में इनिशियली, और कंडक्टर को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ में मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल थे, तो ये प्लस था तो ये भी पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव जो है रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पर कैसे चार्ज हो गए, सेम चार्ज हो गए। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये तो इसको क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये अगर अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, और इससे क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है ना। और आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है बेटा, करंट फ्लो होती है, और करंट देखो पॉजिटिव से फ्लो हो रही है, नहीं हो रही ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, कैसे कि जब मैंने बैटरी कनेक्ट की, जब मैंने बैटरी कनेक्ट की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करने लगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करने लगे या जिस स्पीड से मूव करने लगे, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये कुछ स्पीड से ये चला, कुछ स्पीड से ये चला, कुछ स्पीड से ये चला, जरूरी नहीं है इन सबकी स्पीड सेम ही हो, कुछ की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कुछ की स्पीड स्लो भी हो सकती है। तो मान लिया मैंने हर एक की स्पीड कुछ अलग अलग है, तो इनका कुछ ना कुछ क्या निकल सकता है, एक एवरेज स्पीड निकल सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 7। पहले वाली की स्पीड v1, दूसरे वाले की v2, v3, v4, v5, v6, v7, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन सातों की जो वेलोसिटी थी वो मान लिया मैंने अलग अलग थी, तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से क्या निकल के आएगा, एक एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और इसी एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या, रफ कर दिया हम लोगों ने, ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, तो एक डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा, इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे आप लोगों को, किस चीज का, ड्रिफ्ट स्पीड का क्या है, देखो इसको, द एवरेज स्पीड, the average speed with which the electrons drift in a conductor having a potential difference across its ends।
इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। देखो गौर से अच्छे से क्या है, देखो द एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड, या ड्रिफ्टेड का मतलब जैसे कि ड्रिफ्टेड यहां पर पता है किस क्यों यूज करते हैं कि मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एक तरह से धक्का लग रहा है, यानी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ का जो नेगेटिव था वो इनको इधर पुश कर रहा है और इधर का पॉजिटिव था वो उनको इधर की तरफ खींच रहा है, तो उनकी तरफ क्या लग रहा है, उनको एक तरह से धक्का लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट कर रहा है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो द एवरेज स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, किससे, एक एवरेज स्पीड से, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अब इसका बहुत समझो गौर से, देखो पहले क्या था, ये जो कंडक्टर था इसके बाहर कोई भी नो बैटरी वाला सेटअप था, नो बैटरी का मतलब क्या हुआ, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस, भाई बैटरी कनेक्टेड ही नहीं होगी तो वोल्टेज कहां से मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कोई ड्रिफ्टेड भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ड्रिफ्टेड कंडीशन कब बन सकती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी अवेलेबल कंडीशन में हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या लगाया हम लोगों ने, मान लो यहां पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, बैटरी लगाने से क्या हो गया कि यहाँ पर ए बी पॉइंट्स पर अलग अलग क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, मान लो ये वी ए वी बी, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी मान लिया हम लोगों ने, तो इसके एन पॉइंट्स पर क्या मिल गया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया बेटा, वी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और वी पोटेंशियल डिफरेंस मिलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करने लगे बेटा, ड्रिफ्ट करने लगे, और जिस स्पीड से, जिस एवरेज स्पीड से वो ड्रिफ्ट जो करते हैं उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से इसको एक बार रिकॉल करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, चलो कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ओम्स लॉ पर बेस्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा। इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर 5 कूलम चार्ज, कितना, 5 कूलम चार्ज। सबसे पहले कोई क्वेश्चन मिले आप लोगों को तो जो गिवन कंडीशन है वो लिख लो बेटा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, 5 कूलम चार्ज, यानी Q की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 5 कूलम। चार्ज क्या, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। इज टू बी फ्लो इन 1 सेकंड, टाइम कितना दे दिया, 1 सेकंड, व्हेन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर के एंड्स हैं उस पर कितना वोल्टेज या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट, तो V की वैल्यू कितनी दे दी आपको बेटा, 2 वोल्ट दे दी, ठीक है ना। क्या निकलवा रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस निकलवा रहा है, यानी आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है R की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है ना। अब V तो है मेरे पास में, क्या है, 2 वोल्ट, बट क्या नहीं है, I नहीं है, क्या नहीं है, I नहीं है, तो I का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो, I क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही था, I क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो I क्या हो जाएगा बेटा, Q कितना है यहाँ 5, टाइम कितना है 1, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो गया बेटा, 5 एम्पियर हो गया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 एम्पियर। तो आप आराम से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, R क्या हो जाएगा आप लोगों का, V क्या है आपके पास में 2, और I क्या है आप लोगों का बेटा 5, तो 2/5, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, वहां से आ जाएगा आपका कितना, 2/5 ओम, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग इस तरह से कई सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में 2 एम्पियर करंट इज टू बी फ्लो, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है ना। व्हेन 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज अवेलेबल है बेटा, 4 वोल्ट, कितना 4 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, what amount of current is to be flow when 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल, मतलब अगर यही इसी कंडक्टर में 4 वोल्ट की जगह कितना वोल्ट लगा दिया जाए, 12 वोल्ट लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो करंट में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना।
अच्छा मैं आप लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, ओम्स लॉ जो चीज थी V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो इसका जो मैंने ग्राफ बनवाया था आप लोगों को, तो ध्यान से करो, मैंने एक चीज लिखाया था और यहां लिखाया था क्या, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसका मतलब समझो कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, या कोई भी कंडक्टर से मतलब ये नहीं है मैं ये बना रहा हूं ऐसा कुछ होता है नहीं। आपके पास में कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, कोई फैन है, वो भी एक तरह का क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपके पास में कोई फैन है, ठीक है ना, कोई भी फैन है या कोई भी बल्ब है, ठीक है ना, आप उसमें पहले मान लो 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना, तब वो चल रहा है, मान लो आपने उसको 10 की जगह 11 वोल्ट सप्लाई दी, तभी भी वो चल रहा है। तो आप लोगों ने अगर 10 वोल्ट की जगह 11 वोल्ट सप्लाई अगर दे दी, तो ये थोड़ी हुआ कि वो फैन है या बल्ब है वो चेंज हो गया, एसी में चेंज हो गया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो आर की जो वैल्यू होती है, वो हर एक कंडीशन के लिए कैसी होती है, फिक्स होती है। तो आर जो है वो हमारे लिए कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, यानी वी और आई में कोई भी चेंज होते रहे कोई मतलब नहीं हमें। अगर एक कंडक्टर की बात हो रही है तो उसके लिए आर की जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास में कैसी रहेगी बेटा, फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन में अगर देखो, यहां जरा गौर से देखो कि आर तो मेरे पास में कैसा हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दो चीज जो अवेलेबल है, इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है भाई। आई है मेरे पास में, तो फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, पहली कंडीशन के लिए आपको क्या क्या चीज दे रखा है, आई दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, तो 4/2 यानी 2 ओम। तो यानी ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। अब इसमें आप कितना भी चेंज करते रहो, ये 4 वोल्ट की जगह कितना कर दिया 12 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर की वैल्यू नो चेंज रहेगी, मतलब अब कभी भी चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी, ठीक है। तो जरा देखें अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में हमें क्या निकलवा रहा है, वो क्या निकलवा रहा है, करंट आई निकलवा रहा है, ठीक है ना। बट और V चेंज करके कितना कर दिया उसने 12 वोल्ट, कितना कर दिया 12 वोल्ट। और एक चीज हमें मिल चुकी है सॉल्व करके, क्या R मिल गया है, R कितना मिल गया 2 ओम मिल गया। तो अगेन V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाएगा V/R, V कितना है बेटा 12 अपॉन 2, यानी I जो नया वाला I होगा, क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट टू बी फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसी कंडक्टर में कर दिया जाए, ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ करंट में क्या चेंज होगा, जो पहले अमाउंट ऑफ करंट 2 एम्पियर था वो इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा बेटा 6 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को सब्सक्राइब करो अच्छे से, चैनल सब्सक्राइब करो और डिफरेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन गेन करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।